आज हम लोग गवर्नर और वायसराय पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नर और वायसराय पार्ट 2, जिसमें हम लोग चार्ल्स मेटकॉफ से लेकर पूरी तरह से हम लोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो आए हुए गवर्नर, ठीक। जैसे 1858 होगा वहाँ से शुरू हो जाएगा हम लोग का, 58 के बाद से शुरू हो जाएगा हमारा वायसराय के समय, ठीक। तो पहला हम लोग का आज चार्ल्स मेटकॉफ है, ठीक। इसका शासनकाल 1835 से लेकर 1836 तक। तो हम पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि जिस वायसराय या गवर्नर के समय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डीप रूप से क्लासिफिकेशन करके, तो समझना कि उसको आगे नहीं पढ़ना है, जिसका नहीं पढ़ेंगे सुना उसको आगे पढ़ना है। तो जब चार्ल्स मेटकॉफ आया तो इसके समय देखो क्या घटना घटी। इससे प्रेस का मुक्तिदाता कहा था, यानी प्रेस पर से प्रतिबंध क्या कर लिया, हटा लिया गया। तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ भारत में अखबार ने भी अपनी भूमिका निभाई। जैसे आज देखते हो मीडिया अखबार में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ छापता है लोग। तो उस समय अखबार था कि मिरातुल अखबार, बहुत बड़ा है क्योंकि ये मुस्लिम टाइप का, ऐसे लोग बहुत सारे इसको दूसरा राइटर इसका नाम ले लेते हैं, ठीक। तो एक मिरातुल अखबार था जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्हीं राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के माध्यम से तथा अंग्रेज़ों की नीतियों का खिलाफत किया। तो राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका थी मिरातुल अखबार, उसको क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तभी चार्ल्स मेटकॉफ जब आया तो उसने देखा कि ये प्रतिबंध गैर वाजिब है, यानी ये इस प्रेस से किसी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा था। तभी जा कर के इस प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया उसने, इसीलिए कहा था उसको प्रेस मुक्तिदाता। तो पहली बार मेटकॉफ ने क्या किया था, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। उसके बाद तुम देखना वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है जो 1878 में लागू हुआ है, ठीक ना। उसको हटाया है लॉर्ड रिपन ने और लागू हुआ था लिटन के समय में, ठीक। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया, चार्ल्स मेटकॉफ को। अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन हटाया, तो बोलना होगा रिपन को, ठीक। आगे आ रहा वो। तो कि इसमें यह प्रेस बताओ किस प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था, तो मिरातुल अखबार से। बस यही इसकी विशेषता मेटकॉफ के समय में। देखो सारे वायसराय उतने अच्छे काम नहीं किए हैं। जैसे मान लो कि देश का जितना भी पीएम है, अभी सारे पीएम ने जैसा काम किया है नहीं। तो हम लोग मेन पीएम को पढ़ते हैं। तो जो भी अपने शासनकाल में अच्छा काम करेगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बता ही दिया कि गवर्नर और वायसराय में मेन चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। अब आता लॉर्ड ऑकलैंड है, जिसका शासनकाल 1836 से 42 तक है। तो शेरशाह रोड का नाम तो सुना होगा ना, जो कलकत्ता से पेशावर तक था, जिसने शेरशाह ने बनाया था 1540 में। उसी शेरशाह का नाम बदलकर इसने रख दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। आज ही हमारा NH1 और NH2 है। तो NH1 और NH2 को मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे, जिसका हम लोग ज्योग्राफी के परिवहन में पढ़ेंगे, तो NH1 और NH2 को मिलाकर पढ़ेंगे तो GT रोड रहता है। तो शेरशाह रोड का नाम कौन रखा था, ऑकलैंड ने किया GT रोड। ऐसी यही GT रोड जब टूट गया तो इसी को डलहौजी ने इसका पूरा निर्माण कराया था, ठीक। तो शेरशाह रोड का नाम GT रोड किसने रखा था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक ना। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक था, अभी हमारा कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक है, ठीक ना। दिल्ली का है बाघा बॉर्डर तक, पंजाब तक है ये हमारा, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा आज़ादी मिल गई है तो यह पाकिस्तान अलग हो गया है। तो इसी को NH1 बोलते हैं, इसको NH2 बोलते हैं। तो NH1 और NH2 मिलाकर क्या बनता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो द्वितीय, 1842 से 1844 तक। देखो सिंध को जीता 1843 में। पूछता है कि सिंध क्यों जीते, कोई है, ये सिंध प्रांत है, ठीक ना। इसको जीतने का मकसद था कि अंग्रेज़ जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने नेपाल को, जैसे सिंध को, अफगानिस्तान को, बर्मा को बफर स्टेट रखे थे। बफर स्टेट का मतलब होता है वैसा राज्य हो, वैसा देश है जिसको आधार बनाकर रखा जाए, ठीक ना। आधार मतलब होता है कि मान लो इधर से कहीं बाहर से आक्रमण हो तो पहले आक्रमण इन प्रांतों पर होगा, तो हम अपना प्रांत क्या कर लेंगे, देश सुरक्षित रखेंगे। इन प्रांतों पर होगा, इन सब प्रांतों पर होगा
तो देखो हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों को बाहर से भी भय था कि बाहरी आक्रमण हो सकता है। तो भारत के अलावा उन्होंने क्या किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया जाए, कि भारत में होने वाली हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत रखा जाए बराबर। तो इसके आस-पास के जितने भी देश थे उनको अपने अधीन कर लिया, ठीक है ना। उसी में एक सिंध प्रांत था। अधीन करने का मकसद था बफर स्टेट अपनाओ, कि दूसरे राज्य को जैसे कोई भी बाहरी अटैक इस पर होगा, भारत पर होगा, तो भारत पर डायरेक्ट ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से बफर स्टेट पर हो। तब तक से हम भारत को अपना क्या कर लेंगे, तब तक से हम भारत में अपनी सेना को अलर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाहरी आक्रमण से बचने के लिए इसने बफर स्टेट बनाया। और जैसे हो गया हमारा बर्मा को जीता, नेपाल को जीता, से तुमको अफगानिस्तान को जीता, सिंध को जीता, ठीक। दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, ठीक। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 एक्ट के 5 के तहत हुआ था। तो भारत में पूछ देगा दास प्रथा का उन्मूलन कौन किया था, तो लॉर्ड एलनबरो द्वितीय ने। कब किया था, 1843 में। किस एक्ट के तहत, तो 5 एक्ट के तहत, ठीक। बस यही 2-3 विशेषता छोटे छोटे की है। लॉर्ड हार्डिंग अब आएगा, तो इसने नर बलि प्रथा समाप्त कर दिया। तो पूछता है, खोंड एक जनजाति थी, ठीक ना। आज भी एमपी में पड़ता है, सब एमपी में है, कुछ हद तक उड़ीसा में भी है हल्का, लेकिन ज़्यादातर एमपी छत्तीसगढ़ में है। इस जनजाति में क्या एक विरोधाभास था, यानी एक गलत संकीर्ण परंपरा हुई थी कि किसी नर का अगर हम बलि दे देंगे तो भगवान हमको जो मनोकामना होगा पूरा कर देगा। अभी भी कुछ समय था, अभी तुम पेपर में देखता होगा कि नर बलि प्रथा खुश रखने के लिए भगवान को किसी के दूसरे बेटे को या बेटी को बलि चढ़ा दिया साहब। तो ये नर बलि प्रथा समझ लो मानव के हित के लिए कितना खतरा था। किसी भी नर को बलि देना जो जीवन में पृथ्वी पर आया है उसके मानव अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसी खोंड जनजाति ने नर बलि प्रथा थी, इसको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट अब आता लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आता है, ठीक ना, जो 48 से 1856 तक रहेगा। इसको हम पहले बता चुके थे पिछले वीडियो में कि यह अंतिम साम्राज्यवादी था। बताओ ये अंतिम साम्राज्यवादी क्यों था, क्योंकि इसके बाद किसी तरह का साम्राज्य जीता नहीं गया। यानी गवर्नर आए, उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर रूल बनाए और प्रशासन कैसे चलाया जाए। हड़प नीति का पालन हुआ, ठीक ना। हड़प नीति क्या हुआ, पालन हुआ, तो देखेगा हड़प नीति का पालन किया इसने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति लाया कि जो भी देशी रियासत इसको खतरा था उस सारे देशी रियासतों को इसने क्या किया, अपने अंडर कर लिया, जीत लिया, या उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की तरफ सभी प्रांतों को सब तरह से मिलाया। देखो किसी जैसे जिस जगह पर जो प्रॉब्लम था, लगा कि देशी रियासत को इस नीति के तहत हड़प सकते तो उस वहाँ पर उसी वही नीति अपनाया। जैसे कहीं पर युद्ध के द्वारा, कहीं पर युद्ध के द्वारा, कहीं पर गोद के द्वारा, कहीं पर कुशासन के द्वारा, ठीक ना। तो इसने हड़प नीति के तहत पूछता है कि सबसे पहला प्रांत कौन जीता है, सतारा। उसके बाद सतारा अगर नहीं रहेगा तो 49 में जैतपुर और संबलपुर। 1853 में इसने गोद प्रथा के तहत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रांत को जीत लिया था। तो गोद प्रथा क्या थी कि राजा क्या करता था, इस पहले का राजा, उसका बच्चा नहीं था या अयोग्य शासक था तो किसी को गोद ले लेता था ताकि अगले बार वो विरासत हमारी संभाले। तो लक्ष्मीबाई भी राजा की गोद ली हुई थी, ठीक ना। आज लक्ष्मीबाई भी किसी राजा की गोद ली हुई थी, तो इसको भी गोद प्रथा के तहत क्या किया गया, इसका भी सत्ता हड़प लिया गया 1853 में, ठीक। आता है एक सब डेट, सारे डेट पढ़ लेना। तो कोई युद्ध द्वारा, कोई गोद प्रथा द्वारा, कोई कुशासन के आधार पर। अब 1856 का समय आता है तो अवध प्रांत है यूपी में, वहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने कहा कि इस पर झूठ का आरोप लगा दिया कि वाजिद अली शाह जो है सही ढंग से प्रशासन नहीं चला रहा है, जनता से अत्यधिक मात्रा में टैक्स वसूल रहा है, जनता इससे खुश नहीं है। तो कुशासन के आधार पर अवध को इसने क्या कर लिया, हड़प लिया। 1849 में आओ, पंजाब को जब जीता इसने दिलीप सिंह को हराकर, ठीक ना, आंग्ल पंजाब युद्ध में, तो कोहिनूर हीरा जो दिलीप सिंह के पास था, कभी बता दें कोहिनूर हीरा कैसे कैसे गया है, ठीक ना। जो दिलीप सिंह के पास था, दिलीप सिंह को भी भेज दिया ब्रिटेन और कोहिनूर हीरा दे दिया महारानी एलिजाबेथ के पास। तो कोहिनूर हीरा कहाँ चले गया, महारानी के पास चले गया।
ठीक ना। किसके साथ? दिलीप सिंह से लेकर, किससे लेकर? पंजाब में दिलीप सिंह को हराया था, जो रणजीत सिंह का पोता था, उसको हराकर। अब इसके अलावा इसके कुछ और भी कार्य है। थोड़ा नीति यही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब प्रांतों को अपने अधीन करना। तो अंतिम साम्राज्यवादी इसलिए इसको कहा था। पहला बताए थे क्लाइव को कहा था। अब इसके अलावा इसने कुछ कार्य किए थे, सामाजिक कार्य, जैसे इनाम कमीशन लागू किया। इसमें क्या था कि बहुत सारे भूमि ऐसे थे डलहौजी के समय ब्रिटिश प्रांत में जो कर रही थे, यानी जहाँ से कोई टैक्स लिया नहीं जाता, तो इससे उसको राजस्व की क्या हो रहेगी? हानि हो रहेगी। तो उसने राजस्व को अपना बढ़ाने के लिए क्या किया कि जो भी भूमि कर रहित भूमि है उसका सर्वे कराया, इसी को बोलते इनाम कमीशन, और उस भूमि को दान में दिया। दान में भूमि को दे करके वहाँ से लोगों से राजस्व वसूलता था। अब 1853 घटना है, प्रथम रेल लाइन का इसने निर्माण करवाया, जो मुंबई से थाने की ओर है। क्यों करवाया सबको पता ही होगा। अपने 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 साम्राज्य को दूर दराज गांव तक फैलाने के लिए, वहाँ से कच्चे माल को दूर दराज से कच्चे माल को लाने के लिए, और दूर दराज तक तैयार माल को पहुँचाने के लिए। ठीक। अब कहता अगर मान लो पूछ देगा कि इस प्रथम रेल लाइन पर चढ़ा कौन था, तो कंपनी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी, वही लोग सबसे पहले इस ट्रेन पर यात्रा किए थे। तभी इसी से जब ये चल पना, जब रेलवे का भूमिका आगे बहुत महत्व बढ़ गई, तो इसने दूसरा रेल लाइन चला 1854 में, जो कलकत्ता से रानीगंज चला था। तो पहला कहाँ चला था? मुंबई से ठाणे, दूसरा कलकत्ता से रानीगंज। ठीक। नेक्स्ट 1853 में इसने बताए थे ICS हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी, ताकि योग्यता का पता चल सके। पहले क्या था कि गवर्नर के रहमो करम पर लोग थे, वही ICS पास करने वाले। पहले बताया था ना, सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, ठाकुर सबसे पहले थे ICS पास करने वाले। आगे बहुत सारे लोग पास किए हैं। 1853 में इसने कलकत्ता से आगरा के लिए छूट गया है, टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा। पूछता है 54 में उसने पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया। ठीक, इसे पढ़ लेना। फिर 54 में उसने डाक विभाग बनाया, वही 54 में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया, जिसके तहत डाक विभाग की स्थापना की। ठीक, डाक विभाग की स्थापना की कि कैसे हमारे जितने भी हमारे संवेदी जो हमारे सूचना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या की जाए, भेजी जाए, ताकि हमारे जितने भी कार्य जो है दूर दूर तक दराज तक फैला रहे। 1854 में GT रोड का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है। 1854 में ही ऊ डिस्पैच आया। तो ऊ डिस्पैच एक आयोग था, ठीक ना, जो शिक्षा की नीति पर से जुड़ा हुआ है। ड से डलहौजी और ड से शिक्षा। ठीक ना। तो डलहौजी ऊड डिस्पैच, ड से क्या हो गया? डलहौजी, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, ठीक ना। तो शिक्षा के विकास के लिए इसने भी प्रयास किया, ऊड डिस्पैच लाया। हम जब शिक्षा पढ़ाएंगे आगे ना, भारत में शिक्षा का विकास मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहीं सारे चीज़ बताएंगे। ठीक, कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ, वहाँ तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट में। यहाँ तो छोटा छोटा चीज़ है, हम पहले बता चुके हैं कि जहाँ पर आगे क्लास में समझाएंगे उसको यहाँ पर छोड़ देते जाएंगे। 1854 में उसने PWD बनाया। PWD मतलब लोक सेवा विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक ना, जिसमें सैनिकों को जमींदार ठहराया कि आप ही की जिम्मेदारी है कि रोड कैसे बनाया जाए, सड़क कैसे बनाया जाए, ठीक ना, सिंचाई के लिए कैसे व्यवस्था की जाए, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। ताकि जिम्मेदारी है किसको थोपा? सैनिक को, और धन दिया उनको कि लो इस धन से लोक निर्माण सेवा का क्या करो, सेवा विभाग का लोक सेवा को आगे बढ़ाओ। कैसे भी PWD है, जैसे रोड बनाता है, नाला साफ कराता है, कचरा उठवाता है, इसी तरह से। तोप खाना कलकत्ता से कहाँ लाया? मेरठ लाया इसने। तोप खाना कहाँ से लाया? कलकत्ता से कहाँ लाया? मेरठ में। ठीक। शिमला के बारे में और चलते इसके शासनकाल में, शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। क्योंकि गर्मी पड़ने के बाद देखो कहते हो अंग्रेज को काफ़ी गर्म लगता है, तो इसने गर्म से बचने के लिए ठंडा, कैसे आज हमारा कश्मीर में है, जम्मू है शीतकालीन और कश्मीर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। यही पर इसने सेना का मुख्यालय बनाया। इसलिए बनाया था कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी वो ले जाता था तो कहता कि सेना हमारा ही मुख्यालय रहेगा जब तक से हम ग्रीष्मकाल तक हम रहेंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट वायसराय आएगा लॉर्ड कैनिंग। देखो इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक, किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, जब इस सत्ता में था तभी, ठीक। उसी की क्षतिपूर्ति हेतु तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी क्षतिपूर्ति भी थी, ठीक ना। इस विद्रोह में भारतीयों ने जहाँ जहाँ विद्रोह था काफ़ी अंग्रेज़ों को क्षति पहुँचाई थी। इसी क्षतिपूर्ति की पूर्ति करने के लिए जब, ठीक ना, क्षतिपूर्ति को पूर्ति करने के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर ब्रिटिश क्राउन आया तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जिसके पास 500 रुपया से ऊपर की क्या आय सालाना, वो इनकम टैक्स देंगे। ये इनकम टैक्स आज भी है, ठीक। देख निश्चित आय क्या था, 500 रुपये सालाना था, ठीक। इससे ऊपर जिसके पास क्या आय है वो क्या भरेंगे, जो इनकम टैक्स भरेंगे, जिसका प्रचलन आज भी है, इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक। इसने नोट का क्या करवाया था, प्रचलन कराया था, ठीक। नोट में रुपया का, ठीक है। चलो जैसे ये शासन का अभी कर ही रहा था तब तक से 1857 के बाद ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश क्राउन की आ गई है। तो 1858 का एक्ट को जब देखा कि ब्रिटिश क्राउन की सत्ता आ गई तो देखा जाए कि ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन अपने अनुसार एक्ट भारत में लागू करेंगे। तो उसी एक्ट को इसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो पूछता है कैनिंग ने ब्रिटिश क्राउन का एक्ट को कहाँ पढ़कर सुनाया था, महारानी एलिजाबेथ के सामने। तो महारानी एलिजाबेथ भी वहाँ पर थी और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हट करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई और भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय कहलाया। यानी 1858 के बाद जो भी आएंगे गवर्नर वो क्या कहेंगे, वायसराय कहलाएंगे, ठीक। यानी सत्ता किसके हाथ में आ गई है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक। इसी के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे समाज सुधारक। देखा गया कि विधवा जो होती थी महिला, मान लो बचपन में किसी का हस्बैंड मर गया तो उस विधवा के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, उसको अछूत की दृष्टि से दिखाता था, जो किसी भी तरह से महिला के कल्याण से जुड़ा हुआ नहीं था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ये बात बहुत खराब लगी। उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया, कैनिंग से बात करी और कैनिंग इनके प्रभाव में आकर हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित किया। 1856 का 15 एक्ट में है, इसकी चर्चा है। और भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी जो भी महिला विधवा हो जाएगी वो दोबारा पुनर्विवाह कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम प्रचलन में रहा। जो आज भी कहाँ विधवा मरती है तो बहुत रेयर केस में एक दो हो गया तो हो गया, लाखों में तो भी नहीं। 1861 में आईपीसी लाया इसने, इंडियन पिनल कोड, नाम सुनोगे ना, जैसे 302 में मर्डर, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर या आर्म्स एक्ट, 395 में डकैती सब है ना, 375 में 76 में रेप केस है। तो आईपीसी ने इंडियन पिनल कोड लाया कि कोई भी अगर देश में गलत करे, संविधान के अलावा जो भी कोई देश में अगर प्रशासनिक स्तर पर गलत करे तो उनके साथ इसी कानून के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सबका अलग अलग धारा रहे, आईपीसी रहे, कोड रहे, ताकि कोई भी अगर पकड़ा कर जाए तो पता चल सके कि वो किस काम से जेल में आया हुआ है। जैसे कि मान लो 302 उस पर धारा लग गया, 302 लग गया तो मतलब को मर्डर किया हुआ जरूर, ठीक। अब आता है नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन। धर्मशाला पंजाब में पड़ता है, एक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भी है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई है। तो बताए थे पिछले क्लास में कि कौन कौन लोग की मृत्यु भारत में हुई है। अब आता लॉर्ड लॉरेंस। 1865 में टेलीग्राफ सेवा इसने भी शुरू की, लेकिन यह क्या थी, समुद्र से यूरोप से लेकर के भारत के बीच पाइपलाइन से, पाइप से के अंदर गया था टेलीग्राफ सेवा, ठीक। तो समुद्री इलाके से टेलीग्राफ सेवा शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड लॉरेंस, जो भारत से लेकर यूरोप तक गया था, ठीक। नेक्स्ट आएगा गवर्नर लॉर्ड मेयो। इसी के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो देखो भारत में जो जनगणना 2011 हुई है ना, इसी ने शुरू करवाया था, ठीक। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई है 1881 से हुई है लॉर्ड रिपन से। तो नियमित जनगणना पूछेगा तो कब से होगा, लॉर्ड रिपन से होगा, ठीक ना। तो देखो ये बताएंगे आगे। प्रथम जनगणना 1872 में शुरू किया, तब से लेकर अब तक, लेकिन उसके बाद में ये नियमित नहीं था, ये प्रायोगिक था, यानी शुरुआत की गई थी। 1881 में जो जनगणना शुरू हुई तब से हर 10 साल पर क्या होती है, जनगणना होती है। तो नियमित जनगणना शुरुआत कौन किया था, लॉर्ड रिपन ने, और शुरुआत कौन किया था, तब मेयो ने, ठीक।
इसने कृषि विभाग की भी स्थापना की। जब देश में आया था तो कहा कि भू रस भी हमारी आय का साधन होना चाहिए, तो क्यों न कृषि विभाग की स्थापना कर दी जाए, ताकि सिंचाई कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सा बीज किसानों को दिया जाए, किसानों को कितना ऋण मिले, किसान अपना फसल किसको बेचे, इन्हीं सब के लिए बनाया था कृषि ऋण लॉर्ड मेयो ने 1872 में ही। अंडमान निकोबार में कहा जाता है कि इसने ही एक अपराधी को दंडित किया था, ठीक। तो उसी दंडित अपराधी ने इस फिराक में था कि जब भी ये अकेले पाए तो इसको मार दिया जाए। तो जब अंडमान निकोबार ये घूमने गए थे, सुना होगा देश में अंडमान निकोबार यहाँ है ना, तो उसी समय पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में ही उस दंडित अपराधी ने घात लगा कर बैठा हुआ था और चाकू से क्या कर दी गई, हत्या कर दी इसकी, लॉर्ड मेयो की। तो भारत में 3 लोग मरे थे, बताए थे, एक कर्नवालिस, एक हमारा अभी पीछे लेडगिन, और दूसरा कौन, हमारा मेयो। लेकिन जो कर्नवालिस है उसका कब्र कहाँ बताए थे, गाजीपुर में, ठीक। अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक जब गद्दी पर बैठा तो इसी समय बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था 1874 में। बस इतना ही जानना, जिस समय बिहार में अकाल पड़ा था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब आता लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के बीच, ठीक ना। तो देखो जब ये गद्दी पर था तो इसी के समय 1870 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक। इसलिए किया गया तो जो विक्टोरिया महारानी है उसको भारत का केसर हिंद कहा जाए, यानी भारत की महान शासिका कहा जाए। तो उसको महिमा मंडित करने की इसका विरोध हुआ था कि एक तरफ भारत में अकाल पड़ा हुआ है, और ऊपर देखो 74 में अकाल पड़ा था ना बिहार में, और दूसरी तरफ महिमा मंडित करने के लिए पैसा है। कैसे आज सरकार लोग कहता है कि चलो देश में कोरोना आया हुआ है और सरकार को चुनाव के लिए अरबों रुपया खर्चा कर दे रही है, उसी तरह से। तो भारतीय लोग काफ़ी इसका विरोध किए थे और यहीं पर इसको केसर हिंद की उपाधि मिला था विक्टोरिया को। बाद में गांधी जी को भी 1915 में अफ्रीका से लौट कराए थे ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भारत को शामिल कराए थे तो अंग्रेजों ने इनको क्या कहा था, केसर हिंद कहा था, इन भारत का सबसे महान राजा। अकाल योग, अकाल मतलब समझता है ना, जब देश में क्या हो जाए, कृषि व्यवस्था चौपट हो जाए, बाढ़ से, प्राकृतिक आपदा से, तो उसी अकाल को क्या निरूपण करने के लिए, अकाल का आकलन करने के लिए एक स्ट्रेची आयोग बनाया था जो अकाल से जुड़ा हुआ था, ठीक ना। तो स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है, अकाल से, ठीक, ये पकड़ लेना। अब देखो इसी ने इसके शासनकाल में क्या, भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 आया। 1878 का 11 एक्ट में आया कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते, इसलिए कि इसमें बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ गई थी, ठीक ना। क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ने के कारण क्या हुआ था, कुछ देश में कुछ क्रांतिकारी बढ़ने के कारण हुआ था, छोटे फुट जैसे सन्यासी विद्रोह सब हो गया था। तो होने के कारण क्या हुआ था, छोटे छोटे जैसे यंग वंग हेनरी बेंटरीजी हो, ये सब हो गया था यंग वाला। तो उसी आक्रमण को बचाने के लिए उसने कहा था कि लोगों के पास हथियार रहेगा तो लोग गोली चला देते हैं। तो कहा था कि जो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ताकि लाइसेंस वाले का पता लगाया सके कौन लोग गोली चलाए, क्या खर्च किया, कितना गोली चलाए हैं लोग। तो उसी लाइसेंस को पकड़ने के लिए उसने क्या किया, भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया था और कहा था कि जो भी भारतीय शस्त्र रखेंगे उनका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। कहा था कि ये बहुत ही कवि और संगीतकार भी थे लिट्टन, इसलिए ओवन मेरेडिथ भी कहता है। इसमें सबसे खतरनाक एक अच्छा काम किया था बहुत अपने शासनकाल में, लेकिन इसके बाद में इसने क्या किया, कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिससे वो हल्का हो गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया। तो बताए थे कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो आरंभ में ही जब अंग्रेज़ों की गलत नीतियों को बहुत सारे पत्रकार क्या कर रहे थे, दुनिया के सामने दिखा रहे थे भारत में लोगों को, ठीक ना। तो इन लोगों को लगा कि पत्रकार के कारण ही हमारी गलत नीतियों को क्या किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। तो जब लिट्टन आया तो उसने क्या किया, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या किया, ला दिया। इसमें बताएंगे आगे क्लास में इसका चलेगा, प्रेस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी हल्का फुल्का समझ लो क्योंकि बहुत सारा गवर्नर का हर चीज़ बता देना है। तो एस.एन. बनर्जी जैसे ये बंद किया तो कहा गया था सोम प्रकाश पत्रिका जो था वो पत्रिका अंग्रेज़ों की नीतियों को छापता था, गलत नीतियों को। इससे अंग्रेज काफ़ी हतोत्साहित हो गए और सोम प्रकाश पत्रिका को क्या कर दंडित करने के लिए उसने क्या किया, कहा कि जो भी भारतीय पत्रिका हैं, अभी सिंपल समझा दे रहे हैं, इसका आगे डीप बता देंगे क्लास में, जो भी भारतीय पत्रिका हैं उनको अंग्रेजी भाषा में छापना होगा
उनको लाइसेंस लेना होगा, और भी बहुत सारी बातें थी, ठीक ना। तो सब सोम प्रकाश पत्रिका ने कहा कि हम किसी भी सूरत हाल में ये सब काम नहीं करेंगे। इसीलिए एस एन बनर्जी ने कहा था इसको, प्रेस के लिए वज्रपात कहा, कि जो लोग प्रेस के माध्यम से भारत के में अंग्रेज़ों की गलत करतूतों को छापते थे, एकाएक उन पर वज्रपात आ गया कि एक साथ बंद हो गया। लेकिन तभी इसी पत्रिका से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को याद रखना, उसने क्या किया, पहले जो बंगाल में छपता था बांग्ला भाषा में, रातों रात अपना इंग्लिश कर दिया था। तो पूछ सकता है किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था? तो सोम प्रकाश पत्रिका पर। इसी को आगे रिपन क्या करेगा? ख़त्म करेगा। अब आओ, लिटन लिखा गया 2 बार, रिपन हो गया, ठीक। अब रिपन आएंगे 1880 से 84 में। इनको सबसे उदारवादी, सज्जन, भारत का उद्धारक, लोकप्रिय। तो पूरी जगह सब कौन कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था इनको, ठीक। क्यों कहा था? कि भारत से विरोधी न होकर के कर्जन की तरह इसने भारत के समर्थन में सारा काम किया है, इसीलिए सबसे उदारवादी गवर्नर कहलाते हैं। कहा जाता है कि जब ये बम्बई से जा रहे थे, जब ये लौट रहे थे अपने देश, तो भारतीय लोगों ने काफ़ी भारी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठी थी और उनको रोक रही थी कि यहाँ से मत जाओ, तेरे सब गवर्नर हम लोग को नहीं मिलेगा। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, द ड्यूटी ऑफ एज की, ठीक। इसने देखा कि बताए तो उदारवादी थे, तो जहाँ जहाँ गलत काम हो रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध, उन्होंने सब जगह सुधार किया है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास कर दिया। इसने देखा कि महिलाओं और बच्चों को दिन भर काम लिया था, कम पैसे दिया थे, तो इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट, तो LSW पड़ेगा ना, LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, तो वहाँ भी एक फैक्ट्री एक्ट है। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। इससे महिलाओं और बच्चों को कार्य घंटे क्या कर दिया गया है? निर्धारित कर दिया कि अब बच्चों को महिलाओं से कम काम लिया जाएगा पहले के अपेक्षा। धीरे धीरे इनके काम के घंटे और कम कर दिए गए। बाद में तो बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन बाद में रूल आया है, LSW में पढ़ेगा तुम लोग, बाद में रूल आया है कि जो जिनके माता पिता अगर अपने बच्चों से काम ले सकते हैं तो काम ले सकते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। 1882 में हंटर कमीशन है। हंटर किसको पढ़ता है? छोटे छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में। तो हंटर कमीशन का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से था, ठीक। इसने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया कि प्रांत सरकार को कहा, ये प्रांत सरकार, तुम्हारा और स्थानीय का बजट तुम क्या करो, स्थानीय स्तर पर जितना भी बजट आता है, खर्चा होता है, उसका हमको लिस्ट तैयार कर दो, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो बजट सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्तर पर खर्चा हो, यानी स्थानीय लोगों के शासन, स्थानीय लोगों पर ही खर्च किया जा सके, ठीक ना। तो पहली बार प्रांत सरकार को किसने कहा था कि स्थानीय स्तर पर जो खर्चा होती है उसको हमको बताओ, ताकि स्थानीय स्तर पर खर्चा को और बढ़ाया सके। इसी के समय में एल्बर्ट बिल पास हुआ। ये जज के मामला था। सुनो क्या था। पहले क्या थे, जो इंग्लिश जज थे और हिंदुस्तानी जज थे। इंग्लिश जज को इंग्लिश गुंडों का और हिंदुस्तानी गुंडों मतलब यहाँ पर हो गया जो गलत काम करते हैं, दोनों की सुनवाई करने का अधिकार था। लेकिन हिंदुस्तानी जज को सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों का सुनने का अधिकार था, अंग्रेज की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। इसी बात से नाराज़ थे रिपन। बोला कि जज दोनों है, दोनों का अधिकार सेम है, तो इतना भेदभाव क्यों भाई? तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तानी जज को भी क्या कर दिया, यह अधिकार दे दिया कि आप भी इंग्लिश की मामले में अंग्रेज़ों की मामले की सुनवाई कर सकते हैं। इससे दोनों का अधिकार क्या हो गया? बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये बराबर का अधिकार जब हुआ तो अंग्रेज भड़क गए और लगे विद्रोह करने के लिए। उसी को बोलते हैं श्वेत विद्रोह, ठीक ना। श्वेत क्यों बोलते हैं? अंग्रेज कैसे थे? गोरे थे। तो श्वेत विद्रोह का संबंध किससे था? एल्बर्ट बिल से। अंत में एल्बर्ट रिपन ने बिल को वापस ले लिया। एक होता श्वेत कमीशन होता, ध्यान रखना, ये था साइमन कमीशन से। उसमें भी सातों कैसे लोग थे? गोरे लोग थे, ठीक। तो एक श्वेत विद्रोह, एक श्वेत कमीशन है, ठीक ना। चलो, एल्बर्ट बिल का संबंध किससे था? जज थे। इसमें भारतीय जज को क्या अधिकार मिल गया था कि इंग्लिश के कार्रवाई भी कर सकते, इंग्लिश लोगों की भी कार्रवाई कर सकता था, ठीक। नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन आया। तो INC की स्थापना हुई थी 1885 में। बता देंगे कि अंग्रेज़ों की देन थी, दिमाग से गेम खेला था अंग्रेज कि भारत में INC की स्थापना कर करके भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया जाए। आगे बताएंगे इसका, ठीक।
1885 में इसने क्या किया था? ओ, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसमें नहीं बताया है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया, ठीक ना। तो किसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था? लॉर्ड रिपन ने, ठीक। नेक्स्ट आता लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन आईएनसी की स्थापना की, ठीक ना। इसने महिलाओं के लिए क्या किया? फंड बनाया भारतीय महिलाओं को जिससे रक्षा किया सके। तो लेडी डफरिन लेडी फंड किसने बनाया था? नाम से ही नाम छिपा हुआ है, तो डफरिन ने। किसके लिए? तो भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसी के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना भी थी, ठीक ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इसी के समय बनाया गया था, ठीक ना, जो तुम देखते हो यूपी में है, ठीक, जो विश्वविद्यालय वही है। अब आता है लॉर्ड कर्जन। इसे औरंगजेब से तुलना की जाती है। क्यों भाई? तो जिसने बहुत सारे काम, इसका पढ़ोगे तुम आगे, भारत विरोधी काम किए, जैसे बंगाल की विभाजन कर दिया, रैले कमीशन लाया, ठीक ना। तो इन सब घटनाओं से इसने क्या, इसको क्या कहता है? भारत का औरंगजेब से तुलना की जाती है। इसको कहा था गवर्नरों का औरंगजेब। क्या कहा था इसको? गवर्नरों का औरंगजेब। इसके बारे में कहा था कि प्राचीन स्मारक जो था उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट लेता था, ठीक है, जो प्राचीन स्मारक है। इसीलिए इसने क्या किया? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया 1904 में, जिसका अध्यक्ष था जॉन मार्शल। इसको आदेश दिया कि जितने भी भारत में प्राचीन स्मारक है, सारे स्मारकों को, चाहे मुगलों द्वारा बनाया गया हो चाहे अंग्रेज़ों द्वारा, सारे स्मारकों को क्या किया जाए? चिन्हित करो और उनको क्या करो? संरक्षित करो। जो टूट फूट गए उनको मरम्मत करो और हमसे धन ले जाओ, ठीक। पुरातत्व विभाग का भी अध्यक्ष बनाया था कनिंघम को इसने। यानी खुदाई व्यवस्था में भी बड़ा इंटरेस्ट रहता था इसको। इतिहास में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब कि कैसे भूगर्भिक इतिहास के बारे में, इसलिए इसने उसका अध्यक्ष किसको बना दिया था? कनिंघम को, ठीक। अब इसने क्या आगे देखते इसको, फूट डालो और राज करो की नीति पर बल दिया इसने। इसमें इसके तहत इसने क्या किया? बंगाल का विभाजन करवा दिया। हिंदू बताया था ना बंगाल को, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों हुआ है। ध्यान सुनना, घोषणा किया था 19 जुलाई को और किया कब? 16 अक्टूबर को। बीपीएससी में पूछ चुका है, ज़्यादातर लोग 16 अक्टूबर मार गया था। पूछा था घोषणा कब हुआ था, तो 19 जुलाई को। कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक। इसने अपने शासनकाल में क्या किया था? 1901 में सिंचाई आयोग बनाया, ठीक ना। इसके अध्यक्ष को बनाया था मानक्रीम। सिंचाई आयोग इसलिए बनाया था कि पूरे खेती की क्या कह सके, कहाँ पर खेती में सिंचाई को, कहाँ पर किस खेती को किस सिंचाई की आवश्यकता है, ताकि पानी का उचित प्रबंधन हो सके, ताकि भू राजस्व व्यवस्था को और मजबूत किया सके। पुलिस आयोग बनाया ताकि पुलिस व्यवस्था रहेगा मजबूत, तो हम जितने भी भारत में हमारा विरोध करेंगे उनको आसानी से दबाया जा सके। सहकारी समिति बनाया, कृषकों को ऋण देने के लिए क्या बनाया था? सहकारी समिति बनाया था, कृषकों को ऋण देने के लिए, ठीक ना। इंपीरियल कैडेट कोर बनाया था इसने। राजकुमार को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए हमारे देश में, तो राजकुमारों को, राजकुमार मतलब युवराज, राजा के बेटों के लिए इसने क्या बनाया था? इंपीरियल कैडेट कोर। रैले कमीशन बनाया 1900 में। विश्वविद्यालय आयोग बनाया, इसमें तुम पढ़ोगे आगे, हम जो पढ़ेंगे शिक्षा में। तो रैले कमीशन इसलिए बनाया था विश्वविद्यालय के लिए, शिक्षा में का यूनिवर्सिटी को बोला गया था, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे। इसमें होता क्या था ना कि देखो, होता क्या था कि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे भारत में, बहुत सारे राष्ट्रीय विद्रोह में शामिल थे, राष्ट्रीय आंदोलन में, और ये लोग स्कूल के बजाय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर के अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, गरम दल को सपोर्ट करते थे। तो कहा कि स्कूली शिक्षा से इसको वंचित किया जाए लोगों को। तो ये रैले कमीशन में इसने कहा, विश्वविद्यालय को दे दिया था आदेश कि जो भी बच्चे क्या है, उसी में कार्लाइल, सुना कार्लाइल एक्ट आया था, ठीक ना। आगे आता लॉर्ड मिंटो। तो आगे अब जो टॉपिक आएगा उसमें हम सिंपल बता रहे हैं, क्योंकि आगे इसका मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डेप्थ में जाएंगे। मुस्लिम लीग का स्थापना पूछता है किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। शिमला में गया था भाषण देने के लिए, और वहाँ पर बहस हुआ कि तुम लोग भी अपना एक कमेटी बनाओ कांग्रेस की तरह, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। सूरत अधिवेशन होता, सबको पता है, 1907 में। यहीं पर कांग्रेस दो भाग में बट गया था, नरम दल और गरम दल में, ठीक है ना। इस सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। 1906 में इसने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का लक्ष्य इसी समय रखा गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा।
स्वराज हमारा है, ठीक है ना। तिलक पर इसी के शासनकाल में तिलक जब राजद्रोह का मुकदमा लगा था 1908 में, जब तिलक ने होम रूल को बंद नहीं किया तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर मांडले जेल में भेज दिया गया, जो बर्मा में पड़ता आज 6 साल के लिए। तो उस वहीं पर उन्होंने लिखा था गीता रास, जिसका हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक। इन्हीं के समय में खुदीराम बोस को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी 1908 में, ठीक है ना। जो मुजफ्फरपुर कांड जुड़ा हुआ है मामला, 1909 में पार्लियामेंट सुधार लाया, जिसमें कहा गया, पढ़ाएं इसको भी हम एक्ट में पढ़ाया ना, संवैधानिक एक्ट में, कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर प्रांतों के लिए में, नॉर्थ केंद्र में प्रांतों में मुस्लिम लोगों को कहा गया था कि आप लोग मुस्लिम का एक अलग क्षेत्र होगा, उसमें सिर्फ मुस्लिम मतदाता होंगे और मुस्लिम प्रत्याशी भी होंगे। तो अलग से मुस्लिम प्रांत बनाया गया, कहा गया मुस्लिम उसी में मतदाता भी होंगे और मुस्लिम प्रत्याशी भी खड़े होंगे सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। और ये सबसे खतरनाक घटना बताई थी कि आगे लोगों को भी आधार मिला कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए। देखा ना आगे कि आगे मुस्लिम लीग बना, मुस्लिम लीग से सिख के लिए भी अलग से मिला, ईसाई धर्म के लिए भी अलग से मिला। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, एकमात्र यहूदी गवर्नर कौन था? यहूदी का जो पड़ा ना जेरूसलम में है, जो इनका मेन, जो इजराइल जो देश है, सुना होगा नाम, वही यहूदी। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया और उसने बंगाली भाषण को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो जॉर्ज पंचम किसके समय आया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और इसी 11 के बाद घोषणा भी दिल्ली में आया था, घोषणा भी कि राजधानी कलकत्ता से कहाँ लिया जाए, दिल्ली लाया जाए। इसलिए घोषणा हुआ था, इसका भी आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, कि बंगाल उस समय क्रांतिकारियों गतिविधियों का केंद्र बन चुका था और अंग्रेज की हर बात का ये लोग बाधा बन रहे थे। तो तंग आकर उसने किया कि दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया। इन्हीं के समय गदर पार्टी, देखा होगा, भारत में जो क्रांतिकारी थे उन पर जब दबिश होने लगा तो लोग भाग गए सैन फ्रांसिस्को। और वहीं पर लाला हरदयाल ने 1913 में क्या किया, जो अमेरिका का पश्चिम में पड़ता सैन फ्रांसिस्को, वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना की। इसका भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलो, बीएचओ की स्थापना जब हुई थी तो उसके बाद एक कुलाधिपति बना था। तो कौन एकमात्र गवर्नर था जिसने कुलाधिपति के पद पर भी गया था? वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्हीं के समय में टैगोर, नाम सुना होगा, गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये अंग्रेज़ों को धत्ता बता रहे थे कि भारतीय लोगों को ज्ञान नहीं है। कहा था अंग्रेज ने कि भारतीयों को ज्ञान नहीं है, भारतीय लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, भारतीय लोग सब नहीं है, तो फिर इनको नोबेल प्राइज़ कैसे मिल गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ 14 से 18 में, फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था। तो देखो इनका काल के समय में आता फर्स्ट वर्ल्ड वार। इन्हीं के समय गांधी जी अफ्रीका से कहाँ थे, भारत रिटर्न हुए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आओ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए हैं। इन्होंने 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड गठन किया, बताए थे, प्रांत में स्थानीय शासन शुरू। बहुत सारे इसमें एक्ट में बात बताए थे हम लोग, जिसका कि तुम लोग को संवैधानिक विकास में पढ़ लेना, इसको जाकर के सब बता दिए हैं। हाँ, ये देखो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, इसको बताएंगे एक क्लास में, जिसको काला कानून कहा गया है। बताया गया था ना कि इस कानून में मजिस्ट्रेट को आदेश था, किसी प्रांत के मजिस्ट्रेट को किसी भी बच्चों पर, छात्रों पर, क्योंकि छात्र उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे और उनको राजनीतिक रूप से हटाना था, तो सिडनी रॉलेट ने इसको एक्ट पास किया था। मजिस्ट्रेट को यह पावर मिला था कि शक के आधार पर भी किसी को पकड़ कर जेल में डाल दो। इसीलिए इसको नो अपील, नो वकील, नो दलील, सुन आगे बताएंगे, इसीलिए इनको काला कानून कहा गया था, ठीक। इसी चेम्सफोर्ड के समय में घटी थी 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, बहुत चर्चित है ये। इसी के लिए हंटर आयोग आया था कमीशन। इन्हीं के समय हुआ था असहयोग आंदोलन गांधी जी का, जो पहला बड़ा जन आंदोलन था, ठीक। इसी समय होम रूल आंदोलन की भी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, जिसमें थे तिलक अलग से और एनी बेसेंट थी, ठीक ना, मैंने स्वयं का शासन दो। सेंडलर आयोग का गठन हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में की जांच के लिए गठन हुआ था, ठीक ना। अब आता लॉर्ड रीडिंग जब आए थे, तो केरल में इनके समय मोपला विद्रोह था। छोटे छोटे विद्रोह पढ़ोगे ना, केरल में मोपला विद्रोह जमींदारों के खिलाफ है। जो बड़े बड़े हिंदू जमींदार थे, उसमें मुस्लिम जो कृषक थे, तो कृषक जो मुस्लिम थे वो जमींदारों का विरोध करने लगे। तो गांधी जी ने क्या किया, पहले इसमें सपोर्ट किया, कृषक समझ गए, लेकिन जब हिंसा ये
ये विद्रोह हिंसात्मक हो गया तो गांधी जी ने इससे अपने वापस लिया, कहा कि मेरा आंदोलन में हिंसा का कोई भरोसा नहीं है। चौरा चौरी घटना घटी थी, सुना होगा। गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, इसका भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि गोरखपुर में चौरा चौरी घटना घट गई, थाना को जला दिया सब था। और इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था, वापस लिया था। चौरा चौरी डेट के साथ पढ़ना। 1923 में बताए थे कि हैसियस एग्जाम अब भारत में भी होता था, होने लगा। पहले कहाँ था, ब्रिटेन में, अब कहाँ लगा 23 में भारत में भी। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम सुना होगा तुम लोग, 1925 में था, बहुत चर्चित था काकोरी ट्रेन। गोरखपुर के पास पड़ता काकोरी स्टेशन, वहीं पर सुना होगा मनमथ नाथ गुप्त, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह। तो उसी में अशफाक उल्ला को पकड़ करके जेल फांसी सजा लगा दी गई। तो पहला मुस्लिम जिसको फांसी लगा कौन था, अशफाक उल्ला खान, इसकी काकोरी ट्रेन डकैती में। ये बताएंगे आगे भी क्लास में। इसी लड़ा गया था ना कि इसमें ट्रेन लूट लिया था और असलहा था, उसमें पैसा जा रहा था, सारे पैसे असलहे इस लूट लिए गए थे कि क्रांतिकारियों को पैसे तो था नहीं, उनको आंदोलन तेज करने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसीलिए। अब आता लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, गठन हुआ था, और भारत में 28 में आया था। ये गठन क्यों था सबको पता है, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। ये भी हम लोग क्लास में आगे पढ़ेंगे। भारतीय जल सेना अधिनियम पेश हुआ कि भारतीयों के साथ, भारतीयों को उसमें किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, कि उनको कैप्टन बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, कौन इसका कमांड संभालेगा, इसी के लिए। इन्हीं के समय 1928 में नेहरू रिपोर्ट पास हुआ साइमन कमीशन के विरोध में। ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पहली बार क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, ठीक। तो लाहौर अधिवेशन किसके समय में, लॉर्ड इरविन के समय में, पूर्ण स्वराज की भी घोषणा। और इसी दिन लास्ट दिन, इसी बैठक के लास्ट दिन, लाहौर अधिवेशन के बैठक के लास्ट दिन 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और कहा गया कि जब भी भारतीय अपना संविधान बनाएंगे तो इसी तारीख को लागू करेंगे। इसलिए हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कमिटमेंट किए थे 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा गांधी जी ने नौशेरा से शुरू किया था, इन्हीं के समय में। इसी के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बताया था ना, अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय अपना मिलजुल कर अपना संविधान बनाइए, और आइए कहाँ पर, ब्रिटेन है, यहाँ गोलमेज गोल था, इसीलिए उसका नाम पड़ता गोलमेज सम्मेलन। आगे सब बताएंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के बीच क्या होता, समझौता होता, BBI डेट है सब। और इसी समझौते के बाद गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो गए हैं, और गए भी हैं। 1930 में शारदा एक्ट पास हुआ, हरविलास शारदा के प्रयास से शारदा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में क्या था कि विवाह की उम्र जो पहले कम उम्र में होती थी, एक निश्चित कर दिया गया, 14 बरस फीमेल का और मेल का 18 बरस कर दिया गया। कैसे आज फीमेल का 18 21 है, उसी तरह से है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक। इनके समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गांधी जी इसी में गए थे कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि कब गया था, दूसरा में गया था, ठीक ना, 1931 वाले में। इसी समय सांप्रदायिक पंचायत लागू हुआ, इसको कॉन्सेप्ट हम बता देंगे आगे। सांप्रदायिक पंचायत लागू हुआ, ठीक ना, कम्युनल वार्ड, इसमें हरिजनों के लिए अलग से क्या की गई थी, सीट देने की बात हुई थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने पूना समझौता किया था, इसी के विरोध में गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें दलितों के लिए क्या किया गया था, पूना पैक्ट में, ध्यान सुनना बीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट किसके समय, वेलिंगटन के समय में। किससे किसके बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो इसमें जो प्रांत में जो थे और केंद्र में, दिल्ली में प्रांत में जो था 71 सीट था उन लोगों का, दलितों का, उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया, और केंद्र में उनकी सीटें 18% बढ़ा दी गई, ठीक कर दी, ठीक ना। केंद्र में कितना परसेंट बढ़ गया, 18%, और प्रांत में 71 की जगह पर कितना सीट मिला, 41 सीटें भी आई है। इन्हीं के समय में 1933 में रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, उसने पाक की मांग रख दी। जो भारत में मुस्लिम लीग ने अलग से
अलग से एक राष्ट्र की मांग रख रहे थे, उस राष्ट्र का नाम कर दिया कि पाकिस्तान होगा। ठीक, तो पाकिस्तान शब्द किसने बोला था? रहमत अली ने। ठीक ना। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? जिन्ना ने। ठीक ना। इसी के समय 1935 का एक्ट पास हुआ, पता है, जो हमारे जो भारत के संविधान का आधार बना है, क्योंकि 75% हमने यानी लगभग 250 अनुच्छेद हमने 1935 का अधिनियम से लिया है। ठीक ना। तो ये सब पकड़ लेना, देख लेना, सबका एक बार समझा दिया हम आगे। नेक्स्ट आएगा लॉर्ड लिनिथगो आएगा। ठीक ना। 1935 के एक्ट के तहत इसी के समय में 1936 में प्रांतों में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस लगभग 6 जगह पर पूर्ण बहुमत ली थी और 2 जगह पर क्या क्या था? उसने मिलीजुली सरकार बनाया था। और आगे हम इसको भी पढ़ा देंगे जब राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा तो। ठीक, 1939 में तो सुना होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुना होगा 1939 में। ठीक ना। यहीं पर फैजपुर अधिवेशन हुआ था गांव में, पहला अधिवेशन जो गांव में था जवाहरलाल नेहरू के समय में। कहीं कहीं पर देता है बंगाल, कहीं कहीं पर इसका महाराष्ट्र लिखता है कि महाराष्ट्र में था, लेकिन हमको लगता है बंगाल में मेनली रूप से फैजपुर। ठीक ना। तब सबको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पढ़ा ना। 38 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो गांधी जी की तरफ से पटाभी सीतारामैया लड़े थे और इधर से आए थे सुभाष चंद्र बोस ने, उनको पद से हटा दिया, उनको कांग्रेस का अधिवेशन पद से हरा दिया, मतलब अध्यक्ष पद में हरा दिया और कांग्रेस छोड़ दिया। और कांग्रेस छोड़ा तो अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। क्यों की थी? ताकि हमारे जो लोग पार्टी के लोग हैं उनको एक पार्टी मिल सके। बताएंगे ये क्लास में, हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनको एक जनाधार मिल सके। जैसे हम मान लो फलना पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, तो हमारे जो जनाधार है उसको आगे जनाधार मजबूत रखने के लिए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 40 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसके पहले सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, भी है, और अंतिम थे विनोबा भावे, एक और थे ब्रह्मदत्त भी थे। तो पहले तो पूछ सकता है कि गांधी जी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो बोलना ये नेहरू। दूसरे कौन थे? विनोबा भावे। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक, इसी में उन्होंने कहा था, कांग्रेस को धमकी दिया था कि मैं एक मुट्ठी मेरे बालू जितना उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये गांधी जी बोले थे। इन्हीं के समय में, लिनिथगो के समय में तीसरा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। और इसी में तुम देखना कि जब कांग्रेस सरकार बनी थी प्रांतों में, तो कांग्रेस की से उन्होंने पूछा ही नहीं। तो कांग्रेसियन को लगा करे हम देश की सत्ता में हैं और हम ही से बिना पूछे सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को झोंक दिया गया है, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया था? अपने पद से सब त्याग दे दिया सब। तो मुस्लिम लीग खुश हुआ क्योंकि इनका प्रांत लोग काफ़ी कम सीट में आए थे और मुक्ति दिवस बनाया था 1939 में। तो कांग्रेस जब सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण त्याग पद दे दिया था पूरे प्रांत असेंबली से, तो इसी में खुशी होकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि चलो इस कांग्रेसियों से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनका सीट तो उसमें ज़्यादा था नहीं। अगस्त प्रस्ताव आया, 40 में लाया गया। अगस्त प्रस्ताव में था कि भारतीयों से समर्थन लेना है, आगे बता देंगे। क्रिप्स मिशन आया था, जिसको गांधी जी ने पॉजिटिव चेक कहा है और नेहरू ने इसको दिवालिया बैंक कहा था, इसके बारे में आएंगे। तो क्रिप्स मिशन इसलिए आया था कि भारतीयों से मदद लेनी ही लेनी है, मैंने किसी भी सूरत हाल में भारतीयों से सेकेंड वार में मदद लेनी है, क्योंकि अंग्रेज़ अब भारत की तरफ बढ़ चुके थे, बाहरी अटैक कर लो। और उनको डर था अंग्रेज़ों को कि बाहरी जो लोग हैं फ्रांसीसी जैसे हैं, जैसे रूसियन हैं, इन सब से भारतीय लोग संबंध बना करके हम पर अटैक मत कर दें। तो इसी को पॉजिटिव चेक किसने कहा था? गांधी ने। इसी को दिवालिया बैंक किसने कहा था? नेहरू ने। तभी गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लिनिथगो। सबको पता है, इसके बारे में बताएंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था। अब आता लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल जब वायसराय बना तो इसी समय में नौसेना विद्रोह हुआ था। तो नौसेना विद्रोह देखो क्या हुआ था। ये कराची है, कराची है। उस समय कराची पाकिस्तान में पड़ता था, आज भारत में, आज पाकिस्तान में पड़ता है। ये हमारा मुंबई है। तो मुंबई पर तलवार जलपोत था। इस जलपोत का नाम क्या? तलवार है। क्या जलपोत का नाम था? तलवार जलपोत, ठीक ना। इस तलवार जलपोत पर भारतीय सैनिक भी थे और अंग्रेज सैनिक भी थे। तो भारतीय सैनिक को खराब खाना पहुंचाता था, डब्बा बंद नहीं,
और उनके सैनिकों का अच्छा खाना। तो भारतीय सैनिकों ने बोला करे हम लोग दोनों एक ही सैनिक हैं, अंग्रेज़ को बढ़िया खाना, हमको ख़राब खाना। तो भारतीयों ने भी अच्छे खाने की डिमांड रखी। तो अंग्रेज़ गुस्सा कर बोला कि भिखमंगों का अच्छा खाने की इजाज़त नहीं है। ये तलवार जलपोत पर जो अंग्रेज़ लीग का झंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया और विद्रोह होना शुरू हो गया। इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप कराची में जो जलपोत था वहाँ भी विद्रोह हो गया। तो पूछ सकता है नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई के तलवार जलपोत पर। उसका प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ा? कराची जलपोत पर। तो जब विद्रोह गया तभी यहाँ पर पटेल ने हस्तक्षेप किया, और पटेल के हस्तक्षेप के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण ये विद्रोह शांत हो गया। कैबिनेट मिशन का नाम सुना होगा तुम लोग, पॉलिटी में पढ़ा दिए हैं। इसी के 3 सदस्य था, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और कौन? क्रिप्स, जिसमें अध्यक्षता कौन करा था? लॉरेंस। और वो लोग आए थे भारत में किस मिशन के तहत? कैबिनेट। क्यों था कैबिनेट? क्योंकि कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। मिशन क्योंकि खास उद्देश्य से ले आए थे। तो इसी मिशन में भारत का क्या बना था? संविधान बना था, ठीक ना। तो लॉर्ड बिवेल के समय में। नेक्स्ट आता है माउंटबेटन, जो लास्ट है उन लोगों का, अंग्रेज़ों का अंतिम वायसराय है। ये भारत में अंग्रेज़ों का अंतिम वायसराय था। अंग्रेज अंतिम वायसराय। इसी के समय भारत का क्या हो गया था? विभाजन हो गया। इसका आगे पढ़ाएंगे हम। जब आया था तो भारत में दंगे फसाद बढ़ गए, क्योंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान से अलग कोई बात नहीं थी, मांग थी। और कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था कि पाकिस्तान की कोई अलग चर्चा नहीं किया था। तो माउंटबेटन को लगा कि भारत में बंटवारा के अलावा कोई चारा नहीं है, तो इसने क्या किया? माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया? भारत का बंटवारा कर दिया और कहा कि कहा कि इंडिया और पाक के लिए जो सीमा बनेगा उसके लिए रेड क्लिफ योजना बनाया, रेड क्लिफ कमेटी बनाया, और कहा कि रेड क्लिफ को उसका मुखिया अध्यक्ष नियुक्त किया और कहा कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो उसमें तुम देखोगे जो देख रहे हो ना, बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 47 के समय दोनों पाकिस्तानी का तंग था। तो यहाँ भी पहले रेड क्लिफ रेखा था और यहाँ भी रेड क्लिफ रेखा था। इसी रेड क्लिफ रेखा खींचने के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था, रेड क्लिफ के नेतृत्व में। तो पहले रेड क्लिफ बांग्लादेश में भी था और भारत के पास पाकिस्तान के यहाँ भी था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। जैसे 1971 में बांग्लादेश क्या हो गया? अलग राष्ट्र बना पूर्वी पाकिस्तान से हट करके, तो रेड क्लिफ रेखा क्या हो गई? हट गई है। अब रेड क्लिफ रेखा सिर्फ पश्चिम में है, ठीक। तो ये माउंटबेटन योजना तक हमने बताया था। पूरा एक बार पढ़ लेना। जो डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाए उसका हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक ना। इसको बढ़िया सब देख लेना। पूरा हमने बता दिया, लगभग प्रयास किया है कि पूरा पढ़ लो। इसमें से लगभग इसी से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। इससे बाहर आएगा तो किसी से जल्दी नहीं बनेगा, रखना। समझ लो कि 1-2% ही बना पाएगा। पता ना 80% को लोगों को तो पहले ही नहीं पता होगा जितना बताए हैं। 1% ही लोगों को हो सकता है पता हो, ठीक ना। सबको ये पता नहीं है जिसमें, इसलिए हर चीज़ हम इसमें समाहित कर दिए हैं, ठीक ना। जहाँ जहाँ कुछ छूट गया उसको हम जोड़ भी दिए हैं, ठीक। लिखते वक्त छूट जाता है, सब दिमाग काम नहीं करता उतना, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगला हम वीडियो, अभी तबीयत ख़राब चल रहा था इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। अगला हम बनाएंगे वीडियो पीएच मान पर, हल्का सा बना देंगे, ठीक। धन्यवाद।